नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बदलते मौसम में कैसे करें मछली तालाबों का प्रबंधन। ग्लोबल वार्मिंग का खेती बाड़ी पर असर और बचाव के उपाय। किसान भाइयों, अपने राज्य में ठंड का दौर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं, उन्हें इस मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करनी चाहिए, अन्यथा मछलियों में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं और उनकी बढ़वार धीमी हो जाती है। कभी कभी तो सही देखरेख के अभाव में तालाब में मछलियां मरने लगती हैं और हमारे मछली पालक भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मछली पालक भाई इनकी देखरेख किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार से। बहुत ही उपयुक्त प्रश्न आपने बताया है। शरद का जो अभी शरदकालीन ऋतु हमारी शुरू हो रही है, इसमें हमें मत्स्य पालन में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि मछली जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और इसके लिए हमें जैसा वातावरण का तापक्रम आता है उसी हिसाब से मछलियों के शरीर में परिवर्तन होता है। और आप जैसा कि जानते हैं 17 से 18 डिग्री का तापमान अगर रहता है तो मछली अच्छे से जो अपना आहार प्रबंधन कर पाती है। अगर तापक्रम उससे नीचे जाता है तो मछली सबसे ज़्यादा आहार लेना बंद कर देती है। और हमारे यहाँ जो अपने बिहार और झारखंड में और अन्य जो प्रदेश हैं, जो उत्तर भारत के प्रदेश हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या शरद काल में तापक्रम का रहता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप जो कर पाएंगे, अगर आप कर पाते हैं, अगर आपका तालाब रिन्यूएबल पॉन्ड है जिसमें आप पानी बदल पाते हैं, तो आप 10 से 20% पानी जो है उसको प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर उसको चेंज कर दें। ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर सामान्यतः 28 डिग्री रहता है। अभी नहीं, ये दिसंबर में करने की आवश्यकता है, नवंबर में आपका काम चल जाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह से ही आप जो 10 से 15% या 20% पानी है उसको आप पहले चेंज कर दें, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा तालाब है, तो आप छोटे से भाग पर आप तारपोलिन का या फिर पॉली बैग का इस तरह से भी आप एक हिस्सा 10% या 5% हिस्सा ढक दें, जिससे कि उसमें शीत का गिरना भी बंद हो जाएगा। और दूसरा कि उस भाग का तापक्रम शाम का समय है या रात के समय टेम्परेचर जो है अन्य भाग से ज़्यादा रहता है। इसके कारण सारी मछलियाँ उधर पलायन कर जाती है और उनमें मोटिलिटी की समस्या नहीं आ पाती है। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती है। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती है तथा जाल चलाने में बाधा उत्पन्न करती है। इनकी अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मछलियों की बाढ़ प्रभावित होती है। इसलिए मत्स्य पालन की जलीय वनस्पतियों को निकाल दी। और दूसरा जो आप एक उत्तम उपाय कर सकते हैं, हर सप्ताह 10 से 20 kg जो कली चूना है उसका व्यवहार आप कर सकते हैं प्रति एकड़। अगर आपका पौंड 2 मीटर गहरा है तो आप उसी अनुपात में 10 से 20 को 15 से 25 कर लेंगे या 30 कर लेंगे, प्रति ये कर सकते हैं। और दूसरा जो इस समय एक बड़ी समस्या आती है डिजॉल्व ऑक्सीजन की, तो उसके लिए आप उसी पानी को सुबह में जब आपका 8 या 9 बजे जब सूर्य की किरण उस पर आ जाती है थोड़ी सी, तो आप उसी पानी को एयरली उठा करके थोड़ा सा और 2 से 3 फीट ऊंचाई से फिर उसी पौंड में डालेंगे। ये आप 15 दिनों पर करें। 12मासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां रहती है। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती है, जबकि उनकी छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल चलाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को बाहर निकाल दें। और
एक चीज़ जो अभी जो बाज़ार में बहुत सारा जो टॉक्सिक इफेक्ट के लिए बहुत सारे केमिकल आते हैं, मैं आपको एक बताता हूँ, जियोलाइट जो बहुत ही सस्ता है। जियोलाइट आप 10 से 20 केजी प्रति एकड़ आप व्यवहार करिए। अभी आप उसको 15 नवंबर के बाद आप एक बार व्यवहार कर सकते हैं, फिर आप उसको जनवरी के दूसरे सप्ताह में भी एक बार 5 केजी व्यवहार कर सकते हैं। इससे आप में जो अमोनिया जो बन जाता है अभी और जाड़े में, वो बहुत हद तक मछलियों को परेशान करता है, उससे आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। मत्स्य बीज संचयन के 15 दिन पूर्व प्रारंभिक मात्रा 5000 किलोग्राम ताजा गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और दूसरे माह से प्रति माह 555 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इसके साथ ही यूरिया 18 किलोग्राम या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 36 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति माह डाला जा सकता है। इससे वनस्पति पलवकों एवं जंतु पलवकों की उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, जिन्हें खाकर मछलियाँ तेजी से बढ़ती है। और आप बहुत ध्यान रखेंगे, इस समय हमें मछलियों को कम आहार देने की आवश्यकता है। वैसे भी मछलियाँ कम आहार लेती है और हमें दोपहर के बाद मछलियों को, जब तापक्रम ठीक ठाक रहे, तो हमें आहार देने की आवश्यकता है। और आहार में हमें थोड़ा सा विटामिन सी जो 1 से 2% है, उसको ज़्यादा से इंक्लूड करना है, ताकि मछलियाँ हमें स्वस्थ रह सके। अगर आप छोटे से तालाब में अगर मछलियों का बीज अगर कोई किसान बंधु अभी रखते हैं, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास छोटी सी नर्सरी है या छोटा सा तालाब है, तो उसको आप पॉली हाउस से कवर कर दे, तो उससे आपको उसका जो जीरा है, जो अभी आपका उंगली का साइज है, उससे आपको बहुत हद तक राहत मिल पाएगी। ये हो गए सामान्य उपाय। और किसान बंधु अभी कोई भी केमिकल या कोई भी चीज़ जो है बिना वैज्ञानिक सलाह के या बिना किसी मत्स्य विशेषज्ञ की सलाह के नहीं डालें। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम उचित ढंग से मत्स्य पालन में वृद्धि कर पाएंगे और हम मछलियों को अच्छे से रख रखाव कर पाएंगे, उनका जो है वृद्धि भी अच्छे से होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते एक सदी से जारी वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का असर जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आया है। लगभग 4 दशक में मौसम चक्र के क्रमिक बदलाव के कारण भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड, आंधी, बारिश और तूफान जैसे मौसम की चरम स्थितियों का शुरुआती असर अब फसल चक्र में बदलाव के रूप में दिख रहा है। यह असर प्रमुख फसलों की उत्पादकता में कमी या बढ़ोतरी और गुणवत्ता में बदलाव का कारण बनता जा रहा है। ऐसे में अभी से ही हम लोगों को इसे रोकने के लिए कदम बढ़ाने होंगे। कृषि क्षेत्र में हम कौन कौन से कामों को करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, चलिए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार से। ग्लोबल वार्मिंग या
जलवायु अनुकूल खेती या जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। और हम लोग पहले कहते थे कि जलवायु परिवर्तन का समय आने वाला है। अब अभी के समय में जलवायु परिवर्तन हो चुका है और उसका जो है रिजल्ट हम लोगों को दिखाई देने लगा है। खेतों में देखें, पौधों में देखें तो वो सभी जो है रिजल्ट धीरे धीरे आके हमारे सामने आते जा रहे हैं। अभी के समय में मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही विशेषकर हो रहा है। जैसे कहीं देख रहे हैं तो कहीं बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो जा रही है और बाढ़ की स्थिति हो जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां बारिश हो ही नहीं रही है और धीरे धीरे सूखा की स्थिति बनती जा रही है। तो पौधों के लिए जो है पानी के लिए जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ बारिश के पानी बहुत कम होते जा रहा है। और हमारे देश में हम जानते हैं कि बारिश के आधारित ही जो खेती होती है। सभी किसान जो है, सबके पास उतना पैसा नहीं है जो सिंचाई के द्वारा ही सभी खेती कर सके। तो वर्षा अगर कम होती जाती है तो उसके कारण पौधों का भी और उसका उपज पर भी नुकसान पड़ता है। और ऐसे जलवायु परिवर्तन सिर्फ यहाँ पूरे विश्व में है, लेकिन उसको अगर देखिए बिहार के संदर्भ में तो बिहार में भी 4 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B। तो ये सभी जो जोन है, जैसे जोन 2 है कोसी जोन, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ धीरे धीरे पहले बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी की स्थिति में बारिश की कमी धीरे धीरे वहाँ हो रही है। वहाँ बारिश की कमी हो रही है और न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उस समय अगर न्यूनतम तापमान बढ़ता तक कमी आ सकती है। लेकिन सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं जो जलवायु अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित करती है किसानों को। एक जो है लेजर लेवलिंग का भी है फंड आया हुआ है, जिससे कि सभी जगह खेतों को समतलीकरण करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि पूरे ज़मीन में एक समान पानी पहुंचेगा और जिससे सभी पौधों को तक पानी पहुंच पाएगा। और कुछ ऐसे फसल है जिसको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसे फसल लगाएं या ऐसे पौधों को लगाएं, ऐसी वैरायटियां लगाएं जिससे कि कम समय में उनकी उपज अच्छी हो जाए और हमारा जो है डिमांड जो है पानी के लिए कम हो। क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसे भी निकाली गई हैं जो धान का हो या गेहूँ का हो, वो कम पानी में भी अच्छी उपज दे देती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के कई राज्यों में दिन के समय तेज गर्मी के कारण पानी की उपलब्धता में गिरावट से पशुधन और फसलों की उत्पादकता पर सीधा असर होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग से खेती पर पड़ने वाले असर से किसानों की आजीविका भी प्रभावित होना तय है। भविष्य की इस चुनौती के मद्देनजर अनियंत्रित खाद के इस्तेमाल से बचते हुए भूमिगत जल दोहन रोककर उचित जल प्रबंधन की मदद से युक्ति संगत सिंचाई साधन विकसित करना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए प्राकृतिक और जीरो बजट खेती को बढ़ावा देना आज जरूरी हो गया। दूसरी बात है कि कुछ जो है डायरेक्ट सीडेड है, जीरो टिलेज है, ये सब विधियां हैं जिसके कारण जिसका उपयोग करके हम जो है कम से कम प्रदूषण फैलाते हुए और कम से कम कॉस्ट में हम अच्छी उपज ले पाएंगे। समस्या हमारे लिए यही है कि सिर्फ बारिश ही नहीं, तापमान भी जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो तापमान बढ़ने से भी है पौधों में स्ट्रेस बढ़ता है। तो फ्लावरिंग के टाइम में जब फूल लगते हैं पौधों में, उस समय जो है फूल जो है गिरने लगते हैं, उसके पॉलन जो है परागकण है वो धीरे धीरे सूख सकते हैं। तो उस स्थिति में पानी पौधों को अगर मिल जाए तो वो जो है उपज अच्छी दे देंगे। उसमें कुछ समय पर खाद मिल जाए सही विधि से, तो वो खाद भी उनके लिए वरदान साबित होता है और वो उपज को बरकरार रखते हैं।
अच्छा, दूसरा है कभी कभी जो है मानसून बहुत पहले आ जाता है, कभी मानसून बहुत देर से आता है। तो इसके लिए क्या करें, तो आप अगेती किस्म की कुछ बुआई कर सकते हैं। अगेती किस्म की बुआई ये होगा कि जैसे सही समय जो है धान की खेती के लिए 15 जुलाई है उसका ट्रांसप्लांटिंग करने का। तो अब अगर अगेती करना है तो उसके पहले ही आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाए, जिससे कि वो बारिश का समय जो है उसके साथ मैच कर जाए और आपके धान के लिए पानी की कमी ना हो। ऐसे गेहूँ के लिए गेहूँ की बुआई जब जल्दी हो जाएगी तो गेहूँ की कटाई भी जल्दी होगी, और जब गेहूँ की कटाई जब जल्दी होगी तो जो मार्च और अप्रैल में जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगता है, मतलब हीट स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, जिससे कि बालियाँ जो है सूखने लगती हैं, बीज जो है बहुत ज़्यादा कड़े होने लगते हैं, वो उस चीज़ से बच जाएगा, उस हीट स्ट्रेस से बच जाएगा गेहूँ, क्योंकि पहले ही कटाई हो जाएगी तो वो जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं पड़ेगा। इसके तहत अब हमें रसायनों का काम प्रयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत जैसे उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। सिंचाई की परंपरागत विधियों को छोड़ उन्नत सिंचाई पद्धति और वर्षा जल संग्रहण तकनीक को अपनाना होगा। साथ ही मिट्टी और जल क्षरण को रोकने के उपाय करने होंगे। मेड़बंदी, चेक डैम, कंटूर फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा। कृषि के साथ कृषि वानिकी, फल उद्यानिकी, औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देना होगा। साथ ही प्लास्टिक का उपयोग कम करते हुए अवैध खनन और वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी। हमारे बिहार में भी देखा गया कि इसकी काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं और इस पर देखा गया कि ये अच्छी खासी उपज दे रहे हैं कम से कम पानी में और कम लागत में। तो इसको भी अपना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान की अवधि में आसमान साफ रहेगा, बारिश नहीं होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में हल्की कमी आने की संभावना है। ऐसे में मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह है कि खरीफ की जो फसल तैयार हो गई है उसकी कटाई मौसम की स्थिति के अनुकूल करें। खरीफ कटने के बाद खाली हुए खेतों में सिंचाई की सुविधा रहने पर आलू या हरा मटर की खेती करें। रबी फसल के समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। जो किसान असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे फसल काटने के बाद खेत की तैयारी करें। इसके लिए गेहूं के असिंचित दशा में खेती करने के लिए अनुशंसित किस्म बिरसा गेहूं 3 के 1317, HD 3171, HI 1612 इत्यादि में किसी एक किस्म का चुनाव करें। सिंचाई की सीमित सुविधा रहने पर इस समय किसान भाई जौ असिंचित की खेती कर सकते हैं। इसके लिए अनुशंसित किस्म लखन के 603 में किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान सरसों की खेती करना चाहते हैं वे खेत की तैयारी कर बुआई करें। सरसों की अनुशंसित किस्म शिवानी, पूसा बोल्ड, पूसा मस्टर्ड 25, बिरसा भाभा सरसों 1, NRC HB 101 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। जो किसान चना की खेती करना चाहते हैं वे चना की अनुशंसित देसी किस्म BG 3043, GNG 2207, KGP 59, बिरसा चना 3, काबुली चने की किस्म HK 94 से 134, काक 2 इत्यादि में से किसी एक किस्म को ही लगाएं। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 30 किलोग्राम बीज देशी किस्म के लिए और 40 किलोग्राम बीज काबुली किस्म के लिए प्रयोग करें। बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें।
जो किसान मटर की खेती करना चाहते हैं वे मटर को अनुशंसित किस्म HUDP 15 फील्ड दांतेवाड़ा मटर 1 VL 42 इत्यादि में से किसी एक किस्म का ही चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। जो किसान मसूर की खेती करना चाहते हैं वे मसूर की अनुशंसित किस्म HUL 57, BL 77, KLS 218 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आलू की 25 से 30 दिन पहले बोई गई फसल में मिट्टी चढ़ाकर यूरिया का भुरकाव करें। यूरिया भुरकाव से पहले खरपतवार नियंत्रित कर सिंचाई अवश्य करें। जिस किसान के पास सिंचाई की समुचित सुविधा हो तथा आलू की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर इसकी अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी कंचन, कुफरी पुष्कर, कुफरी लालिमा में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान इस समय हरा मटर की खेती करना चाहते हैं वे आर्केल, आजाद मटर, पूसा प्रगति, काशी नंदनी, PM 113 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान प्याज की खेती करना चाहते हैं वे बिछड़ा तैयार करने के लिए अनुशंसित किस्म पूसा रेड, पूसा रत्नार, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड में से किसी एक किस्म की बुआई बीज स्थली में करें। बीज स्थली के मिट्टी में भरपूर गोबर का खाद अवश्य मिलाएं। जिन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियां जैसे टमाटर, फूल गोभी, बंधा गोभी आदि का बिचड़ा तैयार हो वो इसकी रोपाई का कार्य आरंभ करें तथा ये ध्यान रखें कि पौधे के जड़ के आसपास पानी एकत्रित न हो। साथ ही साथ पहले से रोपे गए सब्जियों में निकाई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। गाजर और मूली की बुआई करें। सब्जी वाली फसलों की निगरानी करें। कीट और रोगों की रोकथाम के लिए अनुशंसित कीटनाशी और फफूंदीनाशी दवा का प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मोहनपुर, जिला लखीसराय के राकेश कुमार ने। आपने पावर टिलर यंत्र के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आपको आज खेती में प्रयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र पावर टिलर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पावर टिलर एक ऐसा मशीन है जिससे किसान भाई सारे चीज़ यानी कि जुताई से लेकर के कुड़ाई, बुआई, कटाई, प्रोसेसिंग और पानी चलाने से लेकर के सब कुछ इस यंत्र से कर सकते हैं। पावर टिलर सामान्यतः जो है वह 8 हॉर्स पावर से लेकर के 15.5 हॉर्स पावर तक का मार्केट में उपलब्ध है। ज़्यादातर कॉमन 13 से 15 हॉर्स पावर के रेंज के पावर टिलर किसान भाई प्रयोग करते हैं, जिसकी मार्केट में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग दर निर्धारित है, जो 1.5 लाख से लेकर के 2,15,000 रुपये तक है। इसमें सामान्यतः 1.25 लीटर से 2.5 लीटर तक 1 घंटे में डीजल की खपत होती है। इसे हाथ से हैंडल मार करके चलाया जा सकता है और कुछ पावर टिलर बैटरी ऑपरेटेड भी हैं जिसको केवल स्विच से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब शाम में हमको बिजली भी चाहिए, हमको धान भी कूटना है, हमको आटा भी पीसना है, तो सब यंत्रों को एक साथ सीरीज में लगा करके यदि हमको एक इसके मेन पुल्ली को इसके पट्टे से जोड़ देते हैं तो देखिए उसी 2 लीटर 1 घंटे में कंज्यूम किए हुए डीजल से हम 4 चीज़ भी चला सकते हैं, जो काफ़ी कारगर और सस्ता है। इससे अन्य कोई जो है सस्ता जो है संसाधन गाँव के लिए उपलब्ध फिलहाल नहीं है। अब राज्य सरकारें अलग अलग अपने हिसाब से इसका अनुदान देती हैं। जैसे इस पावर टिलर पर भारत सरकार सामान्य वर्ग के लिए 65,000, लेकिन SC ST और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए 80,000 तक अनुदान देती है। अब यदि इतना ही अनुदान राज्य सरकार यदि देगी तो 1,60,000 रुपये या 1,70,000 रुपये तक अनुदान हो जाता है। कहने का मतलब कि मात्र 2 लाख रुपए का पावर टिलर किसान की सारी समस्याओं को एक साथ सुलझाने के लिए सक्षम है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।